Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we will talk about the dark phase of the photosynthesis. इससे पहले हम लाइट फेज पढ़ चुके हैं, लाइट फेज में क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। और अगर आपको वो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ओके, डार्क फेज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम इसे डार्क लिख रहे हैं तो ये डार्क में हो रहा है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि रात में हो रहा है। ये हो दिन में ही रहा है, लेकिन इसे होने के लिए या फिर इसके प्रोसेस को होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसे डार्क फेज बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये आपकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसी वजह से हमने इसको बोला है डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। तो अनदर नेम है इसका बायोसिंथेटिक रिएक्शन। ओके, सो अब डार्क फेज में आपका क्या क्या आता है हम वो एक एक करके। आपका है डार्क फेज को और क्या बोल सकते हैं, डार्क फेज को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। ओके, एंड डार्क फेज है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रात में हो रही है, क्योंकि अब इसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है रिएक्शन को होने के लिए, इसीलिए हमने इसे डार्क रिएक्शन बोला या फिर डार्क फेज बोला है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका एक दूसरा नाम क्या है, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हमने इसे क्यों बोला है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था मेल्विन केल्विन। ओके, उसके नाम पर इसका ये नाम पड़ गया है कि केल्विन साइकिल। ठीक है, और इट अकर साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन के साथ साथ होता जाता है, ऐसा नहीं कि पहले लाइट रिएक्शन होगा फिर डार्क रिएक्शन होगा, नहीं। इट्स जस्ट कि इसमें जितना भी प्रोसेस होगा उसमें आपके लाइट की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हमने इसे डार्क बोला है बस। ओके, जैसे लाइट रिएक्शन होता जाएगा उसके साथ साथ आपका डार्क रिएक्शन भी होता जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारा डार्क फेज क्या है। Hydrogen of NADPH is used to combine in with CO2 by utilizing ATP energy to produce glucose। डार्क फेज में बस इतना सा ही प्रोसेस है कि जो NADPH बना था हमारा लाइट रिएक्शन में, वो क्या होता है, वो यूज़ हो जाता है टू कंबाइन विथ CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है, और जो एनर्जी ATP बनी थी हमारी लाइट रिएक्शन में उसकी हेल्प से वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर लेता है। तो लाइट रिएक्शन में हमें क्या चाहिए था, लाइट एंड वाटर चाहिए था। उसमें हमारा क्या क्या बना था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारी एनर्जी थी, फोटॉन्स और एनर्जी थी। ओके, तो ओ हमारा किस फॉर्म में रिलीज़ हुआ था, O2 फॉर्म में रिलीज़ हो गया था, ऑक्सीजन फॉर्म में रिलीज़ हो गया था लाइट रिएक्शन में। फिर बात आती है हमारे H की। तो H ने क्या किया था, H कंबाइन हो गया था, फॉस्फेट के साथ कंबाइन हुआ था H किया था, तो NADP चेंज होके NADPH में कन्वर्ट हो गया था, लाइट रिएक्शन में हुआ था। जब हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ था तो उसके इमीडिएट बाद जो स्टेप हुआ था वो क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द NADPH। तो वही NADPH जो ये फॉर्म हुआ है वो यूज़ कर लेगा हमारा डार्क फेज। हाइड्रोजन ऑफ NADPH, इसी का हाइड्रोजन, NADPH का हाइड्रोजन जो हमारा लाइट रिएक्शन में बना है, यहाँ पर जो बना है, वो क्या कर लेगा, डार्क फेज में उसे यूज़ कर लेगा टू कंबाइन विथ CO2। और किसके साथ कर लेगा, टू कंबाइन विथ CO2। डार्क रिएक्शन में वो यहाँ से क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा। ठीक है, बाय यूजिंग द एनर्जी ATP, और यहाँ पे एनर्जी भी बनी थी ADP प्लस P ATP, ये सब ATP बनी थी, उसको यूज़ करके वो क्या करेगा, CO2 को कंबाइन करके ग्लूकोज बना लेगा। लेकिन प्लांट जो होते हैं, कई सारे प्लांट्स अपना जो फूड है एज अ ग्लूकोज स्टोर नहीं करते, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, उसे स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये था आपका डार्क फेज। एंड आपका लाइट फेज और डार्क फेज कनेक्टेड है, अगर डार्क फेज ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा,
फोटोसिंथेसिस में हमारा लाइट रिएक्शन हुआ, डार्क रिएक्शन हुआ, हमने वो दोनों पढ़ लिए। अब फोटोसिंथेसिस हो गया, बट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट क्या क्या कर रहा है, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ योर लाइट इंटेंसिटी, सेकंड इज़ योर CO2 कॉम्बिनेशन, थर्ड इज़ योर ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ इज़ योर वाटर कंटेंट। ओके, ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करेगी? लाइट इंटेंसिटी ऑब्वियसली बात है कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। तो अगर लाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस श्योरली ज़्यादा होगा, बट एक सर्टेन लिमिट तक। अगर उस लिमिट से ऊपर टेम्परेचर हमारा गया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वहीं पे बंद हो जाएगा। ओके, तो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर तक। उस टेम्परेचर से अगर एक्सीड करेगा हमारा टेम्परेचर तो फोटोसिंथेसिस आपका वहीं के वहीं स्टॉप कर जाएगा। सिंथेसिस विल इंक्रीज विद लाइट इंटेंसिटी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा लाइट इंटेंसिटी के साथ। ओके, टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू। कुछ एक्सटेंट तक ये सच भी है कि हाँ, लाइट इंटेंसिटी के साथ वो आपका जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक इंक्रीज टू दिस पॉइंट इंक्रीजेस, देन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसको आप ऐसे समझिए, अब आप ये देखिए कि यहाँ से आपका फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा क्या हुआ था, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो आपका फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। ओके, फिर अगेन हमने यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर दिया, फिर आपका फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद अब ये स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि ये इसकी लिमिट है। अब इससे आगे ये फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी कंसंट्रेशन बढ़ नहीं जाती। जैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, व्हेन CO2 concentration increase in this point, photosynthesis also increase। अब अगर मैंने यहाँ पे CO2 बढ़ा दिया तो फोटोसिंथेसिस आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप CO2 बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा, नहीं। CO2 भी केवल एक सर्टेन लिमिट तक या सर्टेन लेवल तक ही आप बढ़ा सकते हो, उसके आगे भी आपका फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो वो स्टेबलाइजेशन होने की लिमिट क्या है, दैट इज़ 0.05%। 0.05% जहाँ आपका CO2 लेवल पहुँचा वहाँ आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। ओके, तो नाउ थर्ड इज़ योर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके फोटोसिंथेसिस पे, होगा इंक्रीज़ होगा तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। इस पर भी कंडीशन है, इंक्रीज़ कब तक होगा, इट विल इंक्रीज़ अप टू 35 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर आपका टेम्परेचर गया वैसे ही क्या होगा, आपका जो फोटोसिंथेसिस है रुक जाएगा एंड स्टॉप अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, ओनली 10 डिग्री सेल्सियस शिफ्ट कैन हेल्प टू इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। मतलब कि अगर आपका जैसे कि अगर आपका 20 से 30 हुआ तो आपका हो जाएगा, 20 to 30 हुआ तो आपका बढ़ जाएगा। फिर अगर आपका 35 to 45 हुआ तो आपका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, वाटर अगर आपका लेस होगा तो फोटोसिंथेसिस लेस होगा। और फोटोसिंथेसिस लेस क्यों होगा, बिकॉज वाटर जो है आपका गेट लॉस्ट
in transpiration and due to scarcity of water। ये रीज़न है कि आपका वाटर कंटेंट की वजह से आपका फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा, बिकॉज ट्रांसपिरेशन में आपका क्या होता है, पानी बहुत लॉस हो जाता है और वैसे भी पानी बहुत कम अवेलेबल है आजकल, तो इस वजह से आपका फोटोसिंथेसिस कम होगा। अगर वाटर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम है। फोटोसिंथेसिस कम, वाटर कम क्यों है आपका, क्योंकि वाटर हमारा प्लांट से ट्रांसपिरेशन में और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर कम है, इस वजह से ये कम हो जाता है। ओके, मैंने आपका डार्क फेस कंप्लीट कर दिया है और मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए हैं कि किस फैक्टर्स पे आपका फोटोसिंथेसिस रिलेट करता है या फिर किस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो मैं जो भी समझा रही हूँ, और आपको किस टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके।